तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों जानते हो कि नेपाल में क्या हो रहा है। और मतलब अब तक की ये सबसे बड़ी मैंने अभी तक क्रांति देखी है जो युवाओं के द्वारा ली गई है। भारत में आपने देखा था कि जब भी कोई आवाज़ उठाई जाती है तो उन लोगों के खिलाफ़ लाठीचार्ज, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। मैं तो मानता हूँ अच्छा हुआ कि भाई अच्छा है, बहुत अच्छा है कि ये व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब और जितने भी सोशल मीडिया हैं वो भारत में नहीं बना है। अगर बना होता ना तो सरकार उस पर अंग्रेज़ों की तरह पूरी कंट्रोल करती। अच्छा हुआ, ये अच्छा है कि व्हाट्सएप यहाँ का नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है, यूट्यूब नहीं है, नहीं तो सरकार बिल्कुल अंग्रेज़ों की तरह काम कर रही है। जिस प्रकार नेपाल में आप सभी लोगों ने देखा कि युवाओं ने पूरा मोर्चा संभाला और एक जो है भ्रष्ट सरकार को उखाड़ कर फेंका, वैसे ही जज्बा जो है वो भारत के युवाओं के अंदर चाहिए, जो कि कमी देखने को मिलती है। क्योंकि हम लोग क्या है ना कि डरे हुए होते हैं। भाई जाहिर सी बात है कि अगर बहुत सारे बच्चे हैं, अगर उन पर एफआईआर हो जाएगा तो उनको नौकरी मिलना मुश्किल होगा, सरकारी नौकरी में रुकावटें आएंगी, तो इसलिए होता है। लेकिन भाइयों आप ये देखिए कि अगर आप प्रोटेस्ट नहीं करोगे, अगर आप सरकार के खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठाओगे तो आपकी आवाज़ कौन सुनेगा? आपकी मीडिया आवाज़ सुनेगी? कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। तो आप सब मेन स्ट्रीम मीडिया में आप देख लीजिए क्या हो रहा है। फालतू की चीज़ें अभी भी उसमें हिंदू मुसलमान चल रहा है, जाति धर्म की बातें हो रही हैं और सरकार की चाटुकारिता में लगे हुए हैं। और सरकार की चाटुकारिता नहीं करेंगे तो उनको सरकार से एडवर्टाइज़ नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। तो यही सब सारी चीज़ें हैं और जिस कारण आप नेपाल में आप इसका उल्टा देख रहे हो। चाहे मीडिया हो, चाहे वहाँ का कोई भी जज हो, कोई भी कोर्ट हो नेपाल की, उन सभी को जो है वो दौड़ा दौड़ा कर मारा गया है। और ना वहाँ की पुलिस कुछ कर पाई, ना सेना कुछ कर पाई नेपाल के लोगों के खिलाफ़। तो इसमें बहुत सारे लोग वहाँ पर घायल भी हुए हैं और बहुत जो है लोगों को क्षति भी पहुँची है। तो चलिए पूरा क्या नेपाल का घटनाक्रम है एक बार विस्तार से हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सरकार ने, आप जानते हो कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है तो वो तो भाई आवाज़ उठा नहीं रही है। तो वहाँ के जो नेपाल के जो लोग हैं वो भाई ज़्यादातर सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। तो और सभी लोगों ने आप लोगों को बताया कि ये दिसंबर से जो है वो सोशल मीडिया पर पाबंदी शुरू हो गया था, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो सितंबर 2025 से ही जो है वो सोशल मीडिया पर बैन लगना स्टार्ट हो गया था और कई बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया गया, जिन्होंने वहाँ पर अब ये हवाला दिया गया था कि भाई सोशल मीडिया कंपनियों को कि बताया गया था कि आपको रजिस्टर करना है। तो भाई वो 20 साल से क्या कर रही हैं कि अभी तक 20 साल से रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। बहुत ही इसके खिलाफ़ सीक्रेट बातें छुपाई गई हैं नेपाल की जनता के, जो नेपाल की जनता तो जानती ही है, तो वो भी मैं बताऊँगा। और जो इन प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई है वो भी आप जानते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब और ट्विटर, स्नैपचैट, रेडिट, जितने भी सोशल मीडिया अमेरिकन जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उन सभी को जो है वहाँ पर बैन कर दिया गया है, पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और इसका ट्रिगर क्या हुआ है, विरोध क्यों हुआ है? क्योंकि युवा वर्ग जो जनरेशन जी से हम लोग नाम जानते हैं, जो कि वहाँ पहले से ही असंतुष्ट थी, बेरोजगार, भ्रष्टाचार, राजनीतिक परिवार का जो नेबो बेबीज़ है और राजनेताओं के बच्चे, उनकी भोगी जीवन शैली, सरकारी वादों का पूरा न होना, ये सब जो है कारणों को देखते हुए बहुत ज़्यादा विरोध हुआ है। और सोशल मीडिया बैन को उन्होंने अपनी जो है एक अभिव्यक्ति की आज़ादी पर एक हमला माना है। भाई जाहिर सी बात है, यदि आप यूट्यूब देख रहे हो या आप जितने भी आप सोशल मीडिया कंटेंट आप देख रहे हो, उसमें अगर उसको ही सरकार बैन कर दे तो आपको कैसा लगेगा? ठीक है, तो यही सारी चीज़ें नेपाल में भी देखने को मिली हैं। और विरोध की तीव्रता बहुत तेज़ी से फैली हुई है, क्योंकि प्रदर्शन इतना तेज़ी से फैला है कि सिर्फ काठमांडू ही नहीं, वहाँ के जितने भी शहर हैं ये सब उनकी जद में आए हुए हैं। और लोगों ने संसद के बाहर जो है उन्होंने जमकर विरोध किया। पुलिस से झड़प हुई है, आंसू गैस के गोले और जो रबड़ की गोलियां, वाटर कैनन, सब कुछ इस्तेमाल किया गया। ये सब तो होता ही है प्रोटेस्टर के खिलाफ़। और हिंसक घटनाएँ भी हुई हैं, कुछ सरकारी भवनों में आग भी लगाई गई हैं। और घायलों और मृतकों की अगर संख्या की बात किया तो शुरुआत में जब खबरें आ रही थी तो लगभग यहाँ पर 19 लोग मारे जा चुके हैं और दर्जन भर जो है वो अधिक से उसके घायल हैं। फिर बाद में जो है वो संख्या बढ़ करके वो लगभग 30-35 के आसपास करीब पहुँची हुई है और ये अभी और आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो है प्रोटेस्ट अभी वहाँ पर थमा नहीं है। और सरकार की प्रतिक्रिया क्या आई है वहाँ पर, क्योंकि सरकार ने तो भाई अपना
जैसे ही देखा कि प्रोटेस्ट हो रहा है तो सरकार ने बैन जो है तुरंत वापस ले लिया, क्योंकि केपी शर्मा ओली जो है वहाँ के प्रधानमंत्री, उन्होंने दुख जताया कि ये कुछ मंत्री जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं और जो लोग ले रहे हैं वो अपना इस्तीफ़ा दे करके जा रहे हैं। और देश की राजधानी काठमांडू समेत कई स्थान पर जो है वो कर्फ्यू लागू किया गया है और सेना की तैनाती हुई है। जनता को रात में कर्फ्यू में आने जाने में बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। अच्छा, ये देखिए कि ये सरकार ने जो है वो बैन लगाया क्यों था, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे वहाँ पर जितने भी नेपो बेबीज़ थे, यानी सरकार के जो भी जितने भी बच्चे हैं, प्रधानमंत्री के बच्चे, उनके मंत्रीगण के जितने भी सब सारे बच्चे हैं, वो भाई आराम से ऐशो आराम की एकदम ज़िंदगी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। कोई यूरोप में छुट्टी मना रहा है, कोई स्विट्ज़रलैंड में पार्टी कर रहा है, कोई लग्जरी जो है वो कारें ख़रीद रहा है, कोई बैग ख़रीद रहा है। भाई वहाँ पर इतनी लाइफस्टाइल जो है वो मतलब इतना अच्छा खासा लोग जी रहे हैं, जितने भी सरकार के कर्मचारी के लोग हैं, सरकार में के अंडर में काम करने वाले सरकार के लोग हैं, उनके बच्चे, यहाँ तक कि जो नेपाल के जो जज हैं, जज के भी बच्चे, उनके सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर जो वहाँ के जो उनके बेटे बेटियाँ सब लोग एकदम मतलब लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। तो जब यहाँ पर नेपाल की जब जनता ने जब देखा कि भाई ये क्या हो रहा है, भाई हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं वो ठीक से जो है तकरीबन 10,000 रुपये भी ठीक से नहीं कमा पा रहे हैं और वो लाखों करोड़ों रुपए जो है वो केवल फेंक रहे हैं पैसे को। तो ये बहुत बड़ा कारण है। और वहाँ पे जितनी लग्जरी लाइफ चीज़ें हैं वो सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिखाया जा रहा था। तो सरकार को भाई लगा कि अरे यार ये तो मतलब छुपाने वाली चीज़ है कि भाई हमारे ही बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी लग्जरी लाइफ दिखाएंगे तो नेपाल की जनता जो है वो उनको कैसा देख कर अनुभव करेगी। तो सरकार को ये लगा भाई, तो इसलिए तुरंत बैन कर दिया। भाई 20 साल से आप क्या कर रहे हो, 20 साल से आपने बैन नहीं लगाया और अब जाकर आप बैन लगा रहे हो। और एक और देखिए, जब नेपाल की सरकार जब नेपाल की जनता जो है जब उनको चुन करके जब भेजती है मंत्रीगण, भाई नेता सभी लोग चुनते हैं अपना देते हैं वोट, तो अब दे रहे हैं किसी और जो है वोट और बन जा रहे हैं केपी ओली। तो ये भी एक सबसे बड़ा जो है एक भ्रष्टाचार हुआ, जो घोटाला हुआ कि भाई दे रहे हैं हम किसी और पार्टी को वोट और बन रहा है वो, मतलब जोड़ तोड़ करके बन जा रहा है। तो सबसे बड़ा जो है ये भी एक मुद्दा है। और दौड़ा कर लोगों ने मारा है और अपना घर बार छोड़कर केपी ओली भाग खड़े हुए हैं। तो ये बताइए स्थिति है। और ये केवल नेपाल में नहीं है, मतलब ये हर जगह, आप श्रीलंका में, बांग्लादेश में, जितने भी भारत के पड़ोसी राज्य हैं, म्यांमार में, सब जगह यही हो रहा है। और अब हम लोग के अंदर क्या मजबूरी है भारत के अंदर कि भाई हम लोग बस खा रहे हैं, जी रहे हैं और आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। और अगर आवाज़ उठा रहे हैं तो लाठीचार्ज हो जा रहा है और लोग बैठ जा रहे हैं। तो ऐसा ही आवाज़ जो है वो यहाँ पर भी बुलंद होना चाहिए। आप देख लीजिए भारत में जितने भी नेताओं के बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, भाई वो चालाक हैं, वो अपने फ़ोटोज़ को, वीडियोज़ को सोशल मीडिया बहुत कम यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करते हैं लेकिन वो जो इंडिया का जो लोकेशन है उससे हटकर। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सब देखने को मिल रही हैं और बिल्कुल ऐसा ही प्रोटेस्ट भारत में भी ज़रूर होगा क्योंकि आप देख रहे हो कितनी सारे घोटाले यहाँ पर हो रही हैं, कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। इन सब के बारे में मैं पूरा डिटेल में आने वाले में मैं वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो आखिरकार नेपाल में परिणाम क्या हुआ है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वापस खोला गया है और सरकार पर यह दबाव बढ़ा है कि जनता का आक्रोश और गहरा हुआ है उनके ऊपर और विरोध अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है और बदलाव की मांग की जा रही है। और युवा वर्ग की जो उम्मीदें और विफलताएं जो है, अधिकतर युवाओं को लगता है कि उन्हें काम नहीं मिल रहा है, रोज़मर्रा की ज़रूरत को पूरा करना मुश्किल है, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर की सुविधाएं बहुत सीमित हैं। आप जानते हो कि भारत करीब पड़ोसी जो है देश है, तो वो वहाँ के बहुत सारे नेपाल के लोग भारत में पढ़ाई करने आते हैं, काम करने आते हैं। तो भाई आप देख लीजिए ना, अब इतना बड़ा, भाई इतना खूबसूरत जो है वो देश है, तो क्या वहाँ की सरकार लोगों को, बहुत कम जनसंख्या भी है, क्या वहाँ एक छोटी सी जो है वो जनसंख्या को आप कंट्रोल नहीं कर पा रही है, लोगों को मेनली जो सुख सुविधाएं हैं वो नहीं दे पा रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म चरम पर है, क्योंकि राजनीतिक परिवारों में जो पद और फ़ायदा का होड़ लगा हुआ है, जो नेपो बेबीज़ का ट्रेंड वहाँ पर उजागर हुआ है कि कैसे राजनेताओं के बच्चे, रिश्तेदारों को एक विशेष लाभ मिल रहा है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति और डिजिटल प्राइवेसी की मांग जो है वो सोशल मीडिया युवा का जीवन का एक अहम हिस्सा है, जो कि दोस्ती, मनोरंजन, सीखना, आवाज़ उठाना, सभी कुछ वहीं से होता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से।
और जब वो संसाधन ही बंद हो जाएगा तो जाहिर सी बात है मुश्किल होगा और विरोध का सामना करना पड़ेगा। और वहाँ के सरकार की जो नीतियाँ हैं उनकी पारदर्शिता में कमी है। कानून बनता है, नियम बनते हैं, लेकिन उसका अनुपालन और न्याय व्यवस्था में भरोसा का कोई भी अक्षर नहीं होता है। लोग जो है महसूस करते हैं कि सरकार सिर्फ दिखावे के लिए बातें करती है और असल में काम नहीं करती है। में राजनीतिक दलों की लगातार झगड़े, सरकारों की बदलती स्थिति, प्रॉमिसेस को पूरा ना होना और सभी लोगों को निराशा की ओर ले जाना, तो ये भी एक सबसे बड़ा जो है कारण है, आपको देखने को मिलता है। और उन सारे विरोध के मायने क्या हैं? या केवल जो सोशल मीडिया बैन ही नहीं है वो विरोध नहीं, बल्कि लोकतंत्र है, ज़मीन हकीकत है, आवाज़ की मतलब आवाज़ की एक आज़ादी की लड़ाई है बन गई है। और जनरेशन ये जेड ने दिखाया है कि हम अपनी ज़रूरतों के लिए नहीं बल्कि समाज के में बदलाव की मांग के लिए जो भी हम ये तैयार हैं। और सरकार नीति में बदलाव की संभावना बड़ी है। नेताओं पर जनता का नियंत्रण, जवाबदेही बढ़ेगी और डिजिटल युग में सूचना, अभिव्यक्ति और सोशल मीडिया की भूमिका कितनी ज़रूरी है यह स्पष्ट हुआ है। अब आगे क्या हो सकता है दोस्तों? तो जनता की जो है यहाँ पर सरकार को तुरंत जो है वो गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। और जितने भी जब भी आंदोलन होता है तो उस आंदोलन को नेतृत्व करने वाला एक पर्सन होता है और वही पर्सन जो है आकर के फिर मंत्री बनता है। केंद्र शाह करके इस तरह से है। न्याय व्यवस्था को सुधारना होगा, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म के जो मामलों में जो है वो कम से कम जो है वो करना चाहिए। और युवा वर्ग को जो है वो अवसर देना होगा। रोजगार, शिक्षा, डिजिटल कौशल, इन सभी में सुधारों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जन संसाधन बढ़ेगा और सरकार विरोधी समूह और जनता के बीच जो है वो बातचीत का रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो दोस्तों यही था हमारा नेपाल का जनरेशन जेड। तो प्रोटेस्ट हमें सिखाता है कि डिजिटल दुनिया में युवाओं की आवाज़ कितनी शक्तिशाली होती है और अगर सरकार उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेंगे तो छोटे से छोटा फैसला भी बड़ा बदलाव कर सकता है। तो क्या आपके ख्याल में ये प्रदर्शन ये सक्सेसफुल होगा? आपके विचार जो हैं आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।